तो जैसा कि हमने एगर्ट पर देखा कि लूफी जो एक योंको है और उसने सैटर्न दल्ले को भी मच्छर की तरफ पील दिया है, तो सोचो अगर लूफी इस पॉइंट पर कैप्चर हो जाए, गोरो से उसका एग्जीक्यूशन अनाउंस करे पूरे वन पीस वर्ल्ड में, क्या बवाल होएगा। तो चलो जानते हैं कि स्टोरी क्या क्रेजी होगी। और ये व्हाट इफ मेरी खुद की है तो चीजें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, बस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट ये पक्का है कि तुम लोगों को मजा पूरा आने वाला है, इसलिए एंड तक वीडियो में बनी रहे। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा हमने चैप्टर 1094 में देखा कि एगर्ट पर मरीन्स, वाइस एडमिरल, साइफरपोज, फ्लीट ऑफ वॉरशिप और इवन किजारू के बाद खुद सेंट जगेट्स या सैटर्न आ गया था। उसकी खौफनाक प्रेजेंस ने सभी को फ्रीज कर दिया था और हमारा लूफी किजारू से लड़कर उसे डाउन करने के बाद खुद भी बहुत ज्यादा थक जाता है। लूफी गियर 5 में थकने के बाद एकदम सूख के कमजोर हो जाता है, उसके लिए हिलना भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर इस कंडीशन में वो खाने की हेल्प से रिकवर करता है, बट क्या होता अगर लूफी को खाना मिलता ही नहीं। तो आज हम उसी स्टोरी को जानेंगे। लूफी के डाउन होने के बाद सैटर्न के कहने पर मरीन्स उसे सी प्रिज्म स्टोन पहना देते हैं, जिससे वो आगे भी अपना डर फ्रूट यूज ना कर पाए। सभी स्टॉर्ट किसी न किसी के साथ बिजी हैं। बोनी को सैटर्न ने पकड़ा हुआ है। सैटर्न मरीन्स को ऑर्डर देता है लूफी को गन पॉइंट पर लेने का। सभी राइफल्स लूफी के साइड पॉइंट करने लगती है और यहाँ पर सांजी और फ्रैंकी के सामने 3 लोगों की जान मुश्किल में है, लूफी, बोनी और वेगापंक। लेकिन तभी आइलैंड पर कुमा की एंट्री होती है। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही होता है। कुमा का सैटर्न को पंच मारना ये देखकर सभी के मुंह में आ जाना और कुमा अपनी बच्ची को लेकर बैठ जाता है। सांजी और फ्रैंकी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट अब किजारू वापस उठ चुका है। इधर सैटर्न के ऑर्डर पर बस्टर कॉल भी अनाउंस हो चुकी है। फ्रैंकी और एटलस कुमा को लेकर चले जाते। अब यहाँ पर सांजी अकेला पड़ गया। वो जैसे ही वापस पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके सामने किजारू खड़ा है। किजारू कुमा के पीछे भी अटैक करने वाला होता है, तभी सैटर्न उसे मना कर देता और लूफी की तरफ इशारा करता है। किजारू समझ जाता है कि इस दल्ले के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सांजी पर अटैक करना शुरू करता है, बट उसे पता ही नहीं है कि किजारू की इंटेंशंस क्या है। किजारू से लूफी से दूर ले जाता है और सैटर्न इधर वेगापंक को पकड़ लेता है। तभी आइलैंड पर एंट्री होती है जाइंट पायरेट्स की, जो इस आइलैंड पर लूफी को बचाने के लिए आए हैं। और इनके रहते सैटर्न को पता चल गया था कि वो लूफी को ऐसे अबडक्ट नहीं कर सकता है। वो आगे कुछ करता है इससे पहले यहाँ पर डिवॉन और वानोगर भी आ जाते हैं, जो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक मिशन पर हैं और उसे पूरा करने के बाद वो आइलैंड के शोर पर चले जाते हैं। बट डिवॉन यहाँ पर नोटिस करती है हैंडकफ्ड लूफी को। उसे ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है और वेट करने का वो डिसाइड करती है। इधर जाइंट्स को देखकर सैटर्न बाकी गोरोसे को समन करता है और सभी लूफी को अबडक्ट करने के प्लान पर एग्री करते हैं। इससे वो नीगा के फ्रूट को सीज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फ्रूट कैसे रिस्पॉन्ड होते हैं और पायरेट वर्ल्ड में चल रही इस कमोशन को भी वो ऐसे सप्रेस कर सकते हैं। मार्स सैटर्न के साथ रुकता और बाकी गोरोसे जाइंट्स पे अटैक करते और वाइस एडमिरल्स भी जाइंट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यहाँ पर सभी स्टॉर्ट जो फाइट कर सकते थे वो किसी न किसी के साथ बिजी हैं। सांजी और किजारू दूर ले जा चुका है। जोरो रॉब लूसी के साथ है। उसाप और जिनबे, नामी, रॉबिन और चॉपर के साथ हैं। जाइंट्स को देखकर उसाप को लगता है कि अब वो बच जाएंगे, पर इस सब में लूफी कहाँ है किसी को नहीं पता है। वर्करी, जुपिटर, नज़जुरो फ्रंट लाइन पर जाइंट्स को संभाल रहे हैं और सभी वाइस एडमिरल्स उनको असिस्ट कर रहे हैं। गोरो से जाइंट्स पायरेट पे भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं। एक पे अटैक करते हैं, तब तक दूसरे से खुद को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सांजी किजारू से फाइट करता हुआ आसमान में आ जाता और वो देखता है कि एक साइड वाइस एडमिरल्स की फोर्स और दूसरी साइड गोरो से। इस रेड से वो यहाँ से बच नहीं पाएंगे। इसके बाद वो उसाप से यहाँ से निकलने को कहता है। इधर जिनबे भी इस बात पर एग्री करता है और वो लोग अपनी शिप रेडी करते हैं। जाइंट्स डाइवर्जन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जिनबे जोरो को लेकर पहुंचता है, बट सभी लूफी को ढूंढ रहे हैं, बट वो कहीं नहीं मिलता है। स्ट्रॉ हैट वापस आइलैंड पर आने की बात करते हैं, बट जाइंट उन्हें मना कर देते हैं। यहाँ पर आइलैंड से सभी लोग निकल जाते हैं लूफी को मरीन हेडक्वार्टर ले जाने के लिए। वर्करी सैटर्न को फौरन निकलने को कहता है और इस बात को अभी किसी को बताने से मना करता है। यहाँ पर सभी गोरो से वापस मरीजुआ पहुंच जाते हैं, बस सैटर्न को छोड़कर। और किजारू उधर वेगापंक की लाश को देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू हैं। सैटर्न उसे गुस्से में कहता है कि अपनी ड्यूटी को मत बोलो, लूफी को जितना जल्दी हो सके मरीन हेडक्वार्टर ले चलो। ये सब सेंटेमारो दूर खड़ा देख रहा होता है। तो ये लोग यहाँ से लूफी को लेकर निकल जाते हैं और इस सब पर वानोगर और डिवॉन की भी नजर थी। डिवॉन फौरन टीच को इस सारी कंडीशन के बारे में बताती है। टीच इसे सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है किस्मत सब बरसा रही है। इधर गार कैप्चर हुआ और उधर स्ट्रॉ हैट। टीच उन्हें मरीन हेडक्वार्टर की तरफ निकलने को कहता है और बोलता है कि वो एक दिन बाद निकलेगा, आइलैंड विजिट करने के बाद। इधर सेंटेमारू ये खबर लिलिथ को देता है, जो स्ट्रॉ हैट को ये सब बताती है। और उधर हाचिनोसे पे भी लूफी के कैप्चर होने की खबर सभी पायरेट्स को बहुत खुश कर देती है।
बट यहाँ पर एक पायरेट है जो सैंक्स के क्रूमेट को ये सब बता देता है कि लूफी कैप्चर हो चुका है और एक दिन बाद टीच भी यहाँ से निकलेगा। सैंक्स टीच को रोकने का डिसाइड करता है। गार्प इस न्यूज को सुनने के बाद काफी उदास हो जाता है कि पहले एस और अब लूफी, बट सेंतामारू उस इंसान को ऐसे मरने नहीं देना चाहता था जो वेगापंक को बचाने के चक्कर में पकड़ा गया। वो डाइंग चाका से पूछता है क्या कोई रास्ता है इस बात को दुनिया तक पहुंचाने का। साका उसे एक डेंडन मूशी दिखाता है और उस डेंडन मूशी से पूरी दुनिया में ये बात गूंज जाती है कि मंकी डी लूफी को मरीन्स ने कैप्चर कर लिया। इसे सुनकर कोबी, रेली, बोआ, डेंजर और सभी फ्लीट मेंबर्स को एक बड़ा झटका लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी तक मरीन्स की साइड से एग्जीक्यूशन की डेट या फिर लोकेशन रिवील नहीं की गई थी। और लंबा सदर कैप्टन से बात करता और सभी को न्यू मरीन फोर्ट की तरफ निकलने को कहता है जो पहले जीवन बेस था। बार्टोलोमियो को यह सुनकर दिमाग घूम जाता और मरीजुआ पर अटैक करने की बात करता है, बट ऑरलंबस कहता है कि वो लूफी को जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। उसे पक्का न्यू मरीन फोर्ट पर करने का प्लान किया जाएगा। पूरी स्ट्रॉयड फ्लीट मरीन फोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और एक पॉइंट पर मिलने का ये लोग डिसाइड करते हैं। इधर सांजी को इसके बारे में पता चलता है और ये लोग भी उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। रेवोल्यूशनरी आर्मी तक ये न्यूज पहुंचने पर साबो गुस्से में फट पड़ता और वो ड्रैगन से जाने की परमिशन मांगता है। ड्रैगन उसे अकेले जाने से मना करता है, बट उसका एक जवाब ड्रैगन को भी शांत कर देता है कि मेरी मेमोरीज ना होने की वजह से मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त और भाई को पहले ही खो चुका हूँ और अब मैं लूफी को खोना नहीं चाहता हूँ। इस बार मैं अकाइनू को बता दूंगा कि उसने किस फैमिली से टक्कर ली है। साबो की बातें सुनकर इवानकोव भी रोते हुए उसका सपोर्ट करता है और बाकी कमांडर्स भी साबो के साथ जाने को कहते हैं और ड्रैगन इन्हें बिना किसी कैजुअलिटी को वापस आने का ऑर्डर देता। इधर वानो में मोमोनोस्की, किनेमन और डेंजिरो को सब कुछ सौंप कर यामाटो के साथ निकल जाता है। इस सब में ये बात जब क्रॉसकील्ड तक पहुंचती है तो क्रोकोडाइल मिहोक को एक प्लान बताता है कि अगर उन्हें ओटोपिया बनाना है तो हमें कोई ना कोई एंशिएंट वेपन्स चाहिए होगा और जैसा लुलुचा के साथ हुआ तो पक्का इस फाइट में यूरेनस हमें देखने को मिलेगा। हमें वहां पर जाना चाहिए या तो यूरेनस को कैप्चर करने के लिए या फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावर कम हो सके। मिहोक क्रोकोडाइल से कहता है कि ये काम अकेले कैसे होगा। क्रोकोडाइल कहता है कि मैंने कब बोला ये अकेले होने वाला है, बस देखते जाओ। जब लूफी न्यू मरीन फोर्ट जहाँ पर पहले जीवन बेस था वहाँ पहुँचता है, उसे देखकर अकाइनू को बहुत गुस्सा आता और जब उसे पता चलता है कि इसका एग्जीक्यूशन करने का प्लान कर रहे हैं तो वो चिल्लाते हुए किजारू से कहता है क्या तुम भूल गए हो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। अगर इसे मारना ही है तो क्यों ना मैं इसे अभी मार दूं। तभी रूम में सैटर्न एंटर करता है और सैटर्न को देखकर अकाइनू अपने गुस्से को सप्रेस करता है। सैटर्न कहता है कि तुम फ्लीट एडमिरल हो ना, नेवी की ग्रेटेस्ट पावर, तो क्या इस पावर को एक पायरेट से डर लग रहा है। अगर तुम एक पायरेट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो तुम किस मुंह से खुद को फ्लीट एडमिरल बोलते हो। अगर तुमसे नहीं होगा तो मुझे बता दो, मेरे पास और भी लोग हैं। ये कहकर सैटर्न यहाँ से निकल जाता है और अकाइनू गुस्से में पास रखे एक टेबल को जलाकर राख कर देता है। किजारो इस गुस्से में घी डालते हुए कहता है कि इस पोजीशन के लिए तुमने 10 दिन तक अपने ही कॉमरेड से फाइट करी है तो अब पीछे क्या हटना। ये कहता हुआ वो यहाँ से निकल जाता है। अब आता है वो दिन जब लूफी का एग्जीक्यूशन होना है। लूफी के पैरों और हाथों को सी प्रिज्म स्टोन से बांधा हुआ है और इधर हम दूसरी साइड देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड को सैंक्स के क्रू ने रास्ते में रोक लिया है और उसे वापस लौटने के लिए कहता है। यहाँ पर सैंक्स का क्रू ब्लैक बियर्ड के क्रू के साथ फाइट में एंगेज करता है। उधर न्यू मरीन फोर्ट के पास ही आइलैंड पर बैठकर वान ओगर बढ़िया देख रहा होता है कि अभी तक कोई नहीं आया और कोमोडोर का भी अता पता नहीं है। लेकिन तभी वो एक नजारे को विटनेस करता है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो डिवॉन को बताता कि यहाँ पर जो होने वाला उसे देख पाना भी बहुत मुश्किल होगा। डिवॉन दूर से आते हुए एक फ्लीट को देखती है जिसमें सबसे आगे चल रही शिप पर लूफी का पुतला बना हुआ और उसके पीछे आ रही शिप को काउंट करना भी मुश्किल है। बाटो क्लब की शिप के राइट में इडियो पायरेट, लेफ्ट में हिप्पो, नेवी उसके पीछे ब्यूटीफुल टोंटाटा पायरेट, सेंटर में स्ट्रॉयड और जाइंट की शिप और उसके पीछे आ रही योंटा मारिया ग्रैंड फ्लीट की 56 शिप बैक को कम्प्लीटली कवर करके चल रही है। बाटो आगे चलता हुआ मरीज को गालियां दे रहा और इस नजारे को देखकर तो डिवॉन का भी गला सूख जाता है। सेंटर शिप में डीमंस की फोर्स जोरो, सांजी, फ्रैंकी और जीनबे के चेहरे डीमन से कम नहीं लग रहे हैं। वो बस शिप से उतरने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूशन पैनल पर लूफी बैठा हुआ और उसके पीछे अकाइनू सभी मरीन से चिल्लाकर कहता है कि जो पिछली बार हुआ था वो गलती इस बार दोहराई गई या फिर कोई वीक पड़ा तो पायरेट से पहले मैं उसे मार दूंगा। साकाजुकी ये कहकर अपने मैग्मा को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के नीचे फैला देता ताकि कोई उसके पास ना आ पाए। पूजी तोरा आरामाकी और किजारू ऊपर बैठे हुए और बीच में जाकर अकाइनू बैठ जाता। उसके ऊपर हम देखते कि सैटर्न बैठा हुआ है कॉन्ग के साथ। नीचे सभी वाइस एडमिरल्स और रियर एडमिरल खड़े हैं लोअर रैंकिंग मरीन्स और स्वार्ड्स मेंबर के साथ जिन्होंने पूरे ग्राउंड को घेरा हुआ है। कॉन्ग सामने आते हुए फ्लीट को देखकर मुस्कुराता और कहता है कि भले ये नंबर्स में काफी ज्यादा हो बट ऐसे फ्रंट से आना इनकी हार को लिख देता है। तभी हम देखते कि जीनबे शिप से कूद जाता, सांजी हवा में जोरो जंप करता वो बाटो की शिप पर आ जाता है। जीनबे आगे मल्टीपल सुनामी लाइक वेव्स मरीन फोर्ट की साइड मारता है। नामी ज्यूस का यूज करके वाटर में थंडर अटैक करती है
जिससे काफी सारे मरीन्स डाउन हो जाते हैं और ऊपर मोमोनोस्की और यामाटो भी आ जाते हैं। मोमोनोस्की एक बोलो ब्रेस वाइस एडमिरल पर अटैक करता है और यामाटो अपनी एबिलिटी से उस मैग्मा को फ्रीज कर देती है। उसाप शिप से काफी सारे अटैक करता है और सांजी एक मीटरॉइड की तरह गिरता हुआ टोसा की छाती पर लात मारता है, जिससे टोसा खून फेंक देता है और जोरो को बाटो अपने बैरियर से सीधे सांजी की तरफ फेंकता है। सांजी और जोरो मिलकर दो और वाइस एडमिरल डोबरमैन और मोमोंगा को दीवार पर फेंक कर मारते हैं, जिसे देखकर बाकी वाइस एडमिरल्स भी मैदान में आ जाते हैं। जोरो पूरे मरीन फोर्ट पर अपने स्लैशेस मारता है, जिससे बचना बहुत मुश्किल है। जोरो एक स्लैश में 3 मरीन से गले को काटने वाला होता है, तभी यहाँ पर फुजितोरा उसकी स्वॉर्ड को बीच में रोक लेता और कहता है कि तुम पहले से काफी बेटर हो गई हो। और सांजी मोमोंगा की चेस्ट पर हैवी किक करके प्लेटफॉर्म की तरफ जंप करता है, जिसे किजारू बीच में इंटरप्ट करता है, वो उसे दूर फेंक देता है। जायंट और सभी स्ट्रॉयड और बाकी फ्लीट कैप्टन भी फाइट को ज्वाइन करते हैं, जिसमें कैवेंडिश अपने कुछ पायरेट्स को रॉबिन के पास छोड़कर जोरो की तरफ बढ़ता है और बाटो सीधे लूफी को फ्री कराने के लिए सभी वाइस एडमिरल्स एक एक करके कैप्टन को घेर लेते हैं। यहाँ पर मोमो आसमान से आग बरसा रहा है। जिनबे और नामी मिलकर मरीन्स पे अटैक कर रहे हैं। जोरो और हाकुवा अपनी स्वॉर्ड से रास्ते में आने वाले हर चीज को काटे जा रहे हैं। स्ट्राइट और उनकी फ्लीट ने मिलकर पूरे मरीन फोर्ट को खून से रंग दिया है। मरीन्स उनसे बचकर अपनी जान बचा रहे हैं। इसे देखकर अकाइनो अपनी मैग्मा फॉर्म में आकर यामाटो को एक पंच करता है और वो जमीन में उसे गाड़ देता है। यामाटो खड़ी होती है और कहती है कि इससे ज्यादा पावरफुल तो मेरे बाप के कैजुअल पंचेस थे, फ्लीट एडमिरल। इसे सुनकर अकाइनो गुस्से में यामाटो पे अटैक की बारिश कर देता है। अकाइनो एक पंच से यामाटो के वेपन को दूर फेंक देता है और उसकी गर्दन को पकड़कर कहता है कि एक पायरेट की बेटी उसी के कदमों पर चलेगी, तुझे भी मैं उसी के पास पहुंचा देता हूँ। लेकिन तभी दूर से एक फायर ईगल आके अकाइनो के फेस पर लगता है, जिससे यामाटो उसके हाथ से छूट जाती है और ये फायर ईगल साबो का ही अटैक था। साबो और अदर रेवोल्यूशनरी कमांडर अकाइनो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फ्रैंकी अपने मैकेनिकल आर्म से यामाटो को पीछे खींच लेता है। रेवोल्यूशनरीज को यहाँ पर देखकर सैटर्न की नजरें ड्रैगन को ढूंढने लगती हैं, बट उसे वो कहीं नहीं दिखता है। सैटर्न अकाइनो और कॉन्ग से कहता है कि यहाँ पर दिख रहा एक भी पायरेट और रेवोल्यूशनरी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। साबो सबसे आगे खड़ा अकाइनो की आंखों में आके डालकर कहता है कि आज हिसाब बराबर करते हैं, बहुत टाइम से मैंने इसका वेट करा है। उसके पीछे खड़े चारों कमांडर्स कारासू, बेलो, मॉर्ली और लिंडरबर्ग साबो सभी कमांडर से कहता है कि जो बीच में आए उसे मार देना और मुझे लूफी नीचे चाहिए किसी भी हालत में। सभी कमांडर लूफी की तरफ बढ़ते और मरीन्स को खिलौने की तरह कुचलते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने ही वाले होते। तभी यहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और लिंडरबर्ग और बेलो को पकड़कर मोरले के ऊपर जंप करता है। कॉन्ग का आना वॉर को एकदम से इक्वल कर देता है। कारासू, मोरले और बेलो मिलकर कॉन्ग को होल्ड करते हैं, बट कॉन्ग उन्हें बहुत बुरी तरह मारना शुरू करता है। तभी यहाँ पर क्रॉस गिल्ड आ जाते हैं और क्रोकोडाइल कहता है कि अब हमारा काम शुरू होता है। मियोक कहता है कि चलो फिर केओस क्रिएट करते हैं। क्रोकोडाइल बगी की तरफ एक इविल स्माइल के साथ देखता है। मियोक बगी की गर्दन को काट कर अलग कर देता है और क्रोकोडाइल उसे सीधे सैटर्न की गोद में फेंक देता है। बगी सैटर्न को देखकर काफी तेजी से चिल्लाता है और बगी को वहां पर देखकर उसके फॉलोअर्स उसका नाम पुकारने लगते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में इसे लाइव चला रहे हैं। एक पायरेट को सैटर्न तक पहुंचता देखकर मरीन्स के पसीने छूट जाते हैं और लिंडरबर्ग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। किजारू लिंडरबर्ग पर लेजर से अटैक करता है और अरामाकी भी पायरेट से हटकर लिंडरबर्ग पर ही अटैक कर देता है। लिंडरबर्ग किजारू की लेजर को मिरर से रिफ्लेक्ट करके अरामाकी के ऊपर मारता है और लूफी के हैंडकफ को दूर से स्कैन करके एक डुप्लीकेट की बना देता है। बट तभी सैटर्न खड़ा होता है और अपनी मॉन्स्टर फॉर्म ले लेता है। इससे आधे ज्यादा मरीन्स और पायरेट हिल नहीं पाते हैं। सैटर्न बाकी गोरोसे को भी यहाँ पर समन कर लेता है और उनके आते ही सब कुछ बदल जाता है। सैटर्न लिंडरबर्ग पे अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और नज़ुरो सीधे लूफी को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी तलवार लूफी को काटने वाली थी, जिसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी गोडसे की तरह भीड़ से निकलकर जोरो से बीच में रोक लेता है। फुजितोरा जोरो के पीछे जाता बट मियोक उसे पीछे फेंक देता। दोनों की तलवारें आपस में क्लैश करती हैं। यहाँ पर जोरो वर्सेस नज़ुरो, सांजी वर्सेस मार्स और जायंट वर्सेस वर्करियन जुपिटर होता है। फ्रैंकी अपने बैटल रोबोट और चॉपर अपने रंबल बॉल खाकर जायंट फॉर्म में आ जाता है और उसाप पर ब्रोगी रास्ते को क्लियर कर रहे हैं इनके लिए और ये लोग प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे हैं। चॉपर रास्ते में आने वाले सभी मरीन्स को मारता और फ्रैंकी सीधे लूफी की तरफ जाता लिंडरबर्ग की दी गई चाबी के साथ और हीना अपने आयरन साइकिल से फ्रैंकी को रोकने की कोशिश करती। तभी यहाँ पर बोआ की एंट्री होती है। बोआ उसके मुंह पर एक लात मारकर उसे दूर उड़ा देती है और रेली भी अब इस फाइट को ज्वाइन कर चुका है। रेली मेजरली यहाँ पर स्ट्राइड को बचाने का काम करता है। फ्रैंकी लूफी के हैंडकफ खोलने ही वाला है, तभी सैटर्न अपनी लात रोबोट के आर पार कर देता है और फ्रैंकी सीधे नीचे आकर गिरता है और ग्रीन बुल चॉपर को पकड़कर अपने प्लांट अटैक से डिहाइड्रेट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं सैटर्न लूफी को अपने मॉन्स्टर लेग से मारने ही वाला होता है, पर तभी आउट ऑफ नोवेयर
वहां पर बोनी आ जाती है और बोनी अपनी जायंट फॉर्म में सैटर्न को पंच करती है और इस मौके का फायदा उठाकर लिंडरबर्ग भी खड़ा होकर लूफी को फ्री कर देता है और इधर अकाइनो साबो को मैग्मा से घेर लेता है, बट साबो हाकी इन्फ्यूज करके मैग्मा को चीरता हुआ अकाइनो की गर्दन पकड़ लेता है। अकाइनो गुस्से में अपने डेल फ्रूट को फुल पोटेंशियल पे यूज करता है और उससे काफी हीट निकलती है। साबो भी मेरा मेरा नोमी को फुल्ली अनलीज करता है। अकाइनो हंसते हुए कहता है कि ये वही फ्रूट है ना जो पॉडगस डीएस के पास था, जिसे मैंने अपने हाथों से मारा था। अकाइनो फुल्ली रेज में मैग्मा पंचेस की बारिश कर देता रहा और साबो एक के बाद एक मैग्मा पंच खाने के बाद काफी इंजर्ड हो जाता है। साबो अपने घुटनों पे आकर गुस्से में चिल्लाता है। साबो इसके बारे में सोचता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में एक वॉल्केनो की तरफ फटता है, जिससे उसकी फ्लेम्स अकाइनो के डेल फ्रूट को भी डोमिनेट करने लगती हैं। पर अकाइनो अभी भी मुस्कुराते हुए साबो की गर्दन पकड़कर लूफी को दिखाता और कहता है कि ये है चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी। यामाटो अकाइनो पे अटैक कर दिया अपनी जोन फॉर्म में, पर अकाइनो उसे भी बुरी तरह मारता है, उसकी टेल भी जला देता है। अकाइनो साबो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लूफी ये देखकर गुस्से में अपनी कॉन्कर आके यूज कर और अपनी गियर 5 की फॉर्म में आकर सैटर्न को पंच करके नीचे गिरा देता है। बोनी भी यहाँ पर गियर 5 की फॉर्म ले लेती है। लूफी वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है उस फॉर्म को सस्टेन करने के लिए। सैटर्न बोनी को पकड़कर उसे अपने हाथों में टाइटली मसलता है, जिससे वो चिल्लाती है और ये आवाज जाती है कुमा के पास। कुमा वापस से जैसे जैसे उठता है और सैटर्न की तरफ बढ़ता है। अपने डेल फ्रूट का यूज करके वो सैटर्न के मुंह को ब्लास्ट कर देता है। उसका मुंह उड़ता हुआ दूर जाता है, बट वो रीजनरेट करके कुमा को इस बार खत्म कर देता है। और नज़ुरो भी जोरो के साथ फाइट के बीच में होकर भी एक स्विंग में कुमा को बीच से काट देता है और ये देखकर बोनी और लूफी दोनों शॉक हो जाते हैं। कुमा एक टूटे हुए रोबोट की तरफ बिखर जाता है। इधर जाइंट्स भी कमजोर पड़ना शुरू हो गए हैं। सभी गोरो से बर्जर्क मोड में जा चुके हैं। उन्होंने पूरे मरीन फोर्ट को ग्रेवयार्ड बना दिया है। ग्रीन बुल रॉबिन को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल था। मोमोनोस्की उसके आगे आ जाता है, बट वो मोमो को बांध कर रॉबिन को पकड़ लेता। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म होता नजर आता और अकाइनो लूफी के ऊपर अटैक करता, जिससे लूफी आधा जल जाता है। साबो ये देखकर अकाइनो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता और वो इमोशनली एकदम अनस्टेबल हो चुका था। उसका रेज आसमान छू रहा था, उसकी आंखों में खून उतर चुका था। यहाँ पर उसका डेल फ्रूट अवेक होता है। एक लोगिया के अवेकनिंग होते ही पूरा वेदर ब्लड रेड कलर का हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। साबो की फ्लेम्स की हीट से आधे से ज्यादा डेल फ्रूट यूजर अपने फ्रूट को यूज नहीं कर पा रहे थे। प्रिंस कोबी और हेलमेपो जो साबो पर अटैक करने वाले थे, वो उन फ्लेम की वजह से उसके पास तक नहीं जा पा रहे थे। उसकी फ्लेम से एक फायर वॉर्टेक्स बनाती है और पूरे मरीन फोर्ट में एक वाइल्ड फ्लोइंग फायर की तरफ फैल रही है। उस वॉर्टेक्स के अंदर क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है। मार्स सांजी को दूर फेंक कर साबो की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी क्रोकोडाइल और मियोंग एक साथ उस पर अटैक करते हैं। क्रोकोडाइल बोलता थोड़ा वेट करो। साबो की फ्लेम्स बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उससे बचने के लिए पायरेट और मरीज को भागना पड़ रहा था। तभी सारे गोरो से एक साथ साबो पर अटैक करते हैं और कहते हैं लोगिया अवेकनिंग ये वापस नहीं होनी चाहिए, वरना फिर से हमें उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा जो हमें 200 साल पहले देखना पड़ा था। लेकिन वो साबो को रोक पाते उससे पहले गस्ट ऑफ विंड्स हर जगह चलने लगती है और साबो के पास एक बवंडर आके रुकता है। पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ड्रैगन अपीयर होता है और साबो के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि इतना काफी है। इसके बाद साबो शांत हो जाता है। ड्रैगन के आते जितने भी मरीन्स भाग रहे थे उसकी हाकी से वो सभी बेहोश हो जाते हैं और यहाँ तक कि गोरोसे तक कुछ मोमेंट्स के लिए फ्रीज हो जाते हैं। और हम देखते हैं अकाइनो की हालत बुरी हो चुकी है। अकाइनो नीचे आकर गिरता है और यामाटो भी गुस्से में अपने वेपन के साथ पहले तो अकाइनो को फ्रीज करती है और फिर उस पर अटैक करती है, जिससे अकाइनो का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर साबो और यामाटो ने मिलकर अपना बदला पूरा किया और इधर रॉबिन को भी क्रोकोडाइल बचा लेता है। कॉन्ग अकाइनो को देखकर साबो और यामाटो पर अटैक करता है। कॉन्ग का हाथ साबो के आर पार हो जाता है। लूफी से देखने के बाद उसकी आंखों के सामने पास्ट मेमोरीज फ्लैश होती हैं जब अकाइनो का हाथ इसके आर पार हुआ था। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ गियर 5 में आ जाता है। उसकी मसल्स एकदम से फूल जाते हैं और ब्लड डार्क हो जाता है और वो एक गॉड की तरह ट्राइडेंट मैनिफेस्ट करके कॉन्ग को मारता है, जो सीधे उसके दिल में लगता है। बट साबो यहाँ एकदम ठीक है, उसने लोगिया की वो फॉर्म अचीव करी जिसे हाकी भी इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। कॉन्ग अपने घाव को देखता हुआ ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इमोशंस पे फैसले लेता है जैसा तुम किया करते थे। ऊपर काले बादलों में लाल रोशनी नजर आने लगती है। क्रोकोडाइल कहता है कि हमारा मौका आ चुका है मिहोंग, बट यहाँ पर यूरेनस नहीं बल्कि सेराफिम्स डिप्लॉय किए जाते और साथ में कुछ न्यूली मॉडिफाइड सेराफिम्स भी हमें दिखाए जाते हैं। ये वेगापंक ने गॉड नाइट के ऊपर बनाए थे और हमें अब तक स्टोरी में नहीं दिखाए गए थे। वो आते ही सारे पावर बैलेंस को बिगाड़ देते। सारे गोरोस और कॉन्ग तक अपनी फुल पावर के साथ इस बैटल को यहीं पर खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे सेराफिम्स, पीछे गोरोस, 3 एडमिरल और कॉन्ग
और ऊपर देखते हैं हम एक गॉड नाइट को जो मुस्कुराते हुए ड्रैगन को देख रहा है और ड्रैगन भी उसकी आंखों में आके डालकर सीरियस एक्सप्रेशन दे रहा है। ये बंदा काफी यंग है बट ड्रैगन इसे पहचान चुका है। ड्रैगन सिचुएशन को देखता है कि बोनी बेहोश हो चुकी है, स्ट्रेट भी काफी थक चुके हैं और अब गॉड नाइट्स भी आ रहे हैं और सारे गोरोसे का टारगेट अब है लूफी। लूफी भी काफी थक चुका है। इसके बाद ड्रैगन एक आवाज में सारे रेवोल्यूशनरी को फ्रंट लाइन पर खड़े होने को कहता है और गोरोसे और सेराफिम बस 100 मीटर की दूरी पर है उनसे। तभी यहाँ पर मियोक बिल्कुल बीच में तलवार से अटैक करता है और लूफी भी फुल रेज में गोरोसे पे अटैक करता है बट सारे गोरोसे एक साथ कंबाइन अटैक करते हैं लूफी पर, जिससे लूफी दर्द से चिल्लाता है। तभी यहाँ पर इवानकॉफ की आवाज आती है और आयरन जायंट लूफी के एंगर की वजह से एक्टिवेट हो चुका है। आयरन रोबोट ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुनकर और ईमू की सिनिस्टर पावर को सेंस करने के बाद अपनी हाकी को रिलीज करता है और यहाँ पर 4 गोरोसे वापस मरीजुआ पहुंच जाते हैं। रेवोल्यूशनरी कमांडर सभी सेराफिन्स पर अटैक करते हैं। ड्रैगन लूफी की हालत देखने के बाद रिट्रीट करने का फैसला करता और ये सबसे अच्छा मौका भी था। साबो सभी को ऑर्डर देता है शिप पर लौटने का। आयरन जाइंट का आना ड्रैगन का ही रिट्रीट प्लान था। सभी लोग रिट्रीट करने लगते हैं पर सैटर्न अकेले उनके ऊपर वेनेमस अटैक करता है। ड्रैगन उसे रोककर अपने अटैक से उसे दूर फेंक देता है और इस अटैक की फोर्स से सैटर्न के लिम्स तक टूट जाते हैं और वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और साबो लूफी को उठाकर वापस शिप की तरफ भागता है और एक एक करके सभी शिप यहाँ से निकल जाते हैं। पर यहाँ पर ड्रैगन अभी भी मरीन फोर्ट पर खड़ा हुआ है। कॉन्ग से बात करता है। कॉन्ग कहता है कि तुम्हारा और गार्प का वो फैसला आज भी मैं कहता हूँ गलत था, तुम उन्हें कभी हरा नहीं पाओगे और यहाँ से ड्रैगन भी गायब हो जाता है। यहाँ पर हमारी मेन वीडियो खत्म हो जाती है पर एक सरप्राइज अभी भी तुम्हारे लिए बचा हुआ है। सभी के जाने के बाद हम देखते हैं क्रॉस गिल्ड में बगी और अल्वीडा भी आ चुके हैं। बगी एक सेलेस्टियल ड्रैगन को किडनैप करके ले आया है और उस सेलेस्टियल ड्रैगन को आकर वो क्रोकोडाइल को देता है ताकि अब वो सेलेस्टियल ड्रैगन का एग्जीक्यूशन अनाउंस कर सके या फिर वो उसके बदले वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक अच्छी रकम ले सके। तो ये थी हमारी व्हाट इफ की वीडियो। इसमें काफी सारे फ्लॉस निकल सकते हैं बट स्टोरी तो स्टोरी है। अगर तुम्हें स्टोरी जरा सी भी पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मुझे तो इसे लिखने में काफी मजा आया था। अब देखते हैं तुम्हारे रिस्पॉन्स से मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो उतनी परफॉर्म करती है कि नहीं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।